ठीक है, सिस्टीन। सिस्टीन क्या होता है? तो सिस्टीन स्टोन कब बनते हैं? देखो सिस्टीन क्या है, सिस्टीन क्या है, सिस्टीन कोई मुझे बता सकता है सिस्टीन क्या चीज है? मैं फिर आगे लिखता हूँ, फिर मैं पहले आपका जरा बेसिक नॉलेज चेक करता हूँ, सिस्टीन क्या चीज है। अच्छा, सिस्टीन कब बनते हैं? जब हमारी ब्लड में क्या हो जाए, पीएच कम हो जाए। ठीक है, पीएच क्या हो जाए, कम हो जाए। डॉक्टर जोहा आप थोड़ा सा गलत बता रही हैं, थोड़ा आधा ठीक है आधा गलत है। यस काशिफ एक्सीलेंट। जो सिस्टीन है इट इज अमाइनो एसिड, ये जो सिस्टीन है ये अमाइनो एसिड है। एक ना निमोनिक याद रखें, वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, कोला। जो आप कोका कोला पीते हैं ना, कोला के नाम से एक निमोनिक याद रखें। निमोनिक क्या है? सी से आपने क्या याद रखना है, सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन। ओ से आपने क्या याद रखना है, ऑर्निथीन। ठीक है, ओ से आपने क्या याद रखना है, ऑर्निथीन। एल से आपने क्या याद रखना है, एल से आपने अल्लाह भला करे जी, आपने याद रखना है लाइसीन। ठीक है, सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसीन। ए से आपने क्या याद रखना है, आर्जिनिन। ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो आपके जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, ये कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, दे अब्जॉर्ब इन पीसीटी, दे अब्जॉर्ब इन पीसीटी। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, अगर क्या हो, अगर कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो, ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो, तो आपको क्या होगा, आपको सिस्टीन स्टोन आपके बॉडी में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं वो हम पढ़ते हैं। देखो जब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होगी तो क्या होगा, जो पीसीटी पे जो हमारा ट्रांसपोर्टर था अमाइनो एसिड का, वो खराब हो जाएगा। जो पीसीटी वो खराब हो जाएगी, पीसीटी पे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पीसीटी पे जब खराब होगा तो क्या होगा, आपके ये जितने भी मैंने कोला वाले बताए हैं अमाइनो एसिड, ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। जब ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो आपके यूरिन में ये सारे अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो सिस्टीन है ये खतरनाक है। ठीक है, ये सिस्टीन क्या है, ये खतरनाक है। सिस्टीन क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, एक जगह पे ना एक्यूमुलेट हो जाता है। जब ये एक्यूमुलेट होता है तो ये एक पत्थरी की शक्ल में आ जाता है, पत्थर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टीन स्टोन। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टीन स्टोन। और जरा मुझे बताएं डॉक्टर काशिफ के अलावा, क्योंकि डॉक्टर काशिफ ने आंसर कर दिया है कि पीसीटी का डिफेक्ट को हम क्या कहते थे, हम कौन सा सिंड्रोम कहते हैं पीसीटी के डिफेक्ट को? शाबाश, जल्दी बताएं। उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ। यस डॉक्टर तरीम एक्सीलेंट, डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट, और डॉक्टर मारिया एक्सीलेंट। जो पीसीटी का हमारा सिंड्रोम होता है इसको हम कहते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, फैनकोनी सिंड्रोम, फैनकोनी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, फैनकोनी सिंड्रोम। ओके, हम आगे चलते हैं। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है स्टैग हॉर्न कैनाल, मतलब स्टैग हॉर्न कनेलिकुली, कनेलिकुली। ठीक है, स्टैग हॉर्न कनेलिकुली, ये आपने फाइंडिंग सिर्फ इसको याद ही करना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसके लिए जो हम जो टेस्ट करते हैं, डेट इज योर सोडियम। ठीक है, सोडियम सायानाइड। ठीक है, सोडियम सायानाइड नाइट्रोप्रिसाइड। ठीक है, सोडियम सायानाइड नाइट्रोप्रिसाइड हम ये टेस्ट करते हैं इसके लिए। और ये आपने इसमें कोई कंसेप्ट लेने वाली बात नहीं है, आपने सिर्फ टेस्ट का नाम याद रखना है, सोडियम साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, इस अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसमें लो सोडियम डाइट रखनी है। ठीक है, हमने क्या कहना है कि आपने भाईजान क्या करना है, लो सोडियम डाइट खानी है। ठीक है, आपने नमक कम खाना है। और हमने इसके जो यूरिन है उसको क्या करना है, उसको बेसिक बेसिक बनाना है। ठीक है, अल्कली अल्कली पे करना है। और अल्कली हम कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग असीटाजोलामाइड, या हनान अभी एक ड्रग बता रहा था तो वो भी हम दे सकते हैं। उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स। आपको पता है चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? आपने लफ्ज सुना होगा चिलेटिंग एजेंट्स। कोई बता सकता है चिलेटिंग एजेंट्स का कोई सही कॉन्सेप्ट बता सकता है एक दो लफ्जों में? इसमें उसने लिखा हुआ है थियोप्रोनिन एंड पेंसिलामीन। ठीक है, थियोप्रोनिन। इसमें हम क्या दे सकते हैं जी, थियोप्रोलिन दे सकते हैं, थियोप्रोलिन दे सकते हैं। प्लस इसमें क्या दे सकते हैं, पेंसिलामीन दे सकते हैं, पेंसिलामीन। ठीक है, पेंसिलामीन। हाँ चलो आप सारे अपने अपने मतलब बता रहे हो। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको आपने याद कैसे रखना है। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होता है, जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में देते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। चिलेटिंग एजेंट क्या है, चिलेटिंग के साथ एक वर्ड लिख लें, चिल। ठीक है, चिलेटिंग के साथ एक वर्ड लिख लें, चिल। ये ना टॉक्सिसिटी को चिल कर देता है। मतलब कि हमारी बॉडी में अगर क्या हो जाए, अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाए, कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई चिलेटिंग एजेंट देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यार जो ये जो आप खून देते हो, कभी आपने खून हत्या किया है? कभी आपने ब्लड को डोनेट किया हो? तो अगर आपने कभी ब्लड को डोनेट किया हो तो हम उसमें क्या करते हैं? चले अब थोड़ी सी बात छिड़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपने ब्लड को डोनेट किया हो तो उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें ना हम चिलेटिंग एजेंट्स डालते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं, चिलेटिंग एजेंट डालते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो ब्लड हमारे जैसे ही हमारा ब्लड बाहर आता है तो वो जम जाता है, लेकिन जो वो बोतल होती है जिसमें खून स्टोर होता है उसमें क्यों नहीं जमता?
उसमें क्यों नहीं जमता? तो इसमें क्यों नहीं जमता, हम क्या करते हैं, हम चिलेटिंग एजेंट्स डालते हैं। हम क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स डालते हैं। किस में डालते हैं? जो हम खून जिस बोतल में हमने खून को स्टोर करना होता है, उसमें हम कौन से चिलेटिंग एजेंट डालते हैं? आयरन चिलेटिंग एजेंट। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जितना भी आयरन होता है, जितना भी आयरन होता है या जितना भी कैल्शियम होता है, जितना भी आयरन और कैल्शियम वगैरह होता है, उसको वो अपने साथ बाइंड कर लेता है। अब कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए? आपकी कोगुलेशन के लिए। मैंने आपको हिमाटोलॉजी में पढ़ाया था, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट न्यू है। तो जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम को और आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका खून बोतल में नहीं जमता, उसको हम 1 2 3 महीनों के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रोनिक वो लेते हैं, कि आप बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजर हैं, मतलब आप में बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो आपको हाइपोकैलेसीमिया हो जाता है। आपको क्या हो जाता है? हाइपोकैलेसीमिया हो जाता है। हाइपोकैलेसीमिया क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने उसमें चिलेटिंग एजेंट डाले होते हैं जो कि कैल्शियम को उसके निकाल लेते होते हैं। तो जब हम ब्लड डालेंगे, क्योंकि उसमें कैल्शियम की पहले ही कमी है, तो आपको हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा बात थी, अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो हम हिमाटोलॉजी में इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम वापस आते हैं। चिलेटिंग एजेंट मैं बता रहा था कि इसके आगे लिख लें न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं? ये किसी चीज को ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बाय उसके साथ बाइंड करते हैं, और क्या करते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यस, डॉक्टर जबीउल्लाह हमें सही बता रहे हैं, मेरे जेहन से इसका नाम निकल गया था, डेस्फ्रोक्सामीन। हाँ, डेस्फ्रोक्सामीन इज अ चिलेटिंग एजेंट फॉर आयरन। ये इसका चिलेटिंग एजेंट है। खैर, ये एक्स्ट्रा बात चली गई है, हम इसको खत्म करते हैं। तो ये सिस्टीन वाले भी आपके खत्म हो गए। अब आपका ये तकरीबन किडनी स्टोन खत्म हो गया। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं, शाबाश, हम इसको जल्दी से खत्म करें कि जो आपका आयरन स्टोन है आपको अच्छे से समझ आ गया है, कोई मसले वाली बात तो नहीं रहेगी, आ गया? बहुत आसान टॉपिक सन दो, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। डॉक्टर काशिफ को समझ आ गया है, डॉक्टर अदनान को भी समझ आ गया है, समीना को भी समझ आ गया। चलें ठीक है, आप सबको समझ आ चुका है। बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे हमारे पास एक है टॉपिक हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसमें हमने 2 3 बातें सिर्फ सीखनी है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस में उसने काफी लंबा करके इसको लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि इसमें आपने करना क्या है। इसमें आपने सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, दैट इज योर डिस्टेंशन, कि आपकी जो आपकी रीनल पेल्विस है वो डिस्टेंड कर जाती है। और क्या होता है? एंड डिस्टेंशन एंड डायलेशन, ठीक है, डिस्टेंशन एंड डायलेशन ऑफ पेल्विस। जो आपका रीनल पेल्विस है वो क्या कर जाता है? वो डिस्टेंड कर जाता है। और क्या करता है वो क्या करता है? वो डायलेट कर जाता है। क्यों डायलेट करता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, फर्ज करो कि ये आपको क्या है, दिस इज योर किडनी, ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर यूरिटर। अब क्या हुआ, हमें नहीं पता, किसी भी वजह से क्या होता है कि हमारी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। क्या हो गई? ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो क्या होगा कि आपका जो यूरिन आगे नहीं जाएगा। जब यूरिन आगे नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? वो बैक फ्लो करेगा। वो क्या करेगा? बैक फ्लो करेगा। उससे क्या क्या होगा? सबसे पहले तो आपका क्या होगा, ये जो रीनल पेल्विस है, ये जो रीनो पेल्विस है, ये क्या होगा, ये जो रीनो पेल्विस है ये क्या कर जाएगा? डायलेट कर जाएगा। जब रीनो पेल्विस डायलेट करेगा तो आपको क्या हो जाएगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी उसको ठीक नहीं करते, तो जो आपका रीनल मेड्यूला है, जो आपका क्या है, रीनल मेड्यूला है, और आपका क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, वो भी क्या कर जाएंगे, वो भी आपके क्या कर जाएंगे? डायलेट कर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसमें क्या हो जाएगी? उसमें नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगी। तो इसको, इस सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब ये इतना लंबा पैराग्राफ तो उसने लिख दिया है, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपका पेल्विस और आपका जो रीनल मेड्यूला और रीनल कॉर्टेक्स अगर ये डायलेट कर जाते हैं, डिस्टेंड कर जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, तो इस सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? इस सारी चीजों को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। इस सब सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और इसमें उसने काफी ज्यादा इसकी लिखी हुई है रीजन, कि इसमें स्वेयर स्टोन्स लिखा हुआ है। मैं आपको जुबानी बता देता हूँ क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, आसान है। स्वेयर स्टोन्स, बीपीएच। बीपीएच हम किसको कहते हैं? बीपीएच, बीपीएच का मतलब होता है बिनाइन, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये क्या होता है? देखो, इसको गौर करना। फर्ज करो कि दिस इज योर ब्लैडर, ठीक है, ये क्या है? आपका ब्लैडर है। दिस इज योर यूरिथ्रा, ठीक है, ये क्या है? यूरिथ्रा है। तो जो मर्द हजरात होते हैं उनमें क्या होता है, जो यूरिथ्रा होता है वो किससे गुजर रहा होता है? यहाँ पे ना एक एक ग्लैंड होता है, हमारे पास ना एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जिसने मुझसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, मुझे कोई बंदा बता सकता है कि मर्दों की सबसे ज्यादा मौत की वजह क्या है और दूसरे नंबर पे क्या वजह है? जी, एनीवन, मर्दों में या ओवरऑल दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से कैंसर की वजह से आपके बंदे मरते हैं, मर्द मरते हैं?
ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, इट इज वेरी वेरी कॉमन इन मेल्स एंड इट इज मोस्ट आई थिंक सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन मेल्स है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख ले, कंफर्म कर लें। अच्छा, होता क्या है, जो आपकी यूरिथ्रा है ना, जो आपकी यूरिथ्रा है वो इसके अंदर से गुजर रही होती है प्रोस्टेट के। लेकिन अगर आपको क्या होता है, अगर आपको बीपीएच होता है, अगर आपको क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, अगर आपका जो प्रोस्टेट है वो बड़ा हो गया ड्यू टू एनी रीजन, अगर प्रोस्टेट आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया है, तो क्या होगा कि आपको यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक चीज समझाने वाली बात थी, बीपीएच। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन। कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन में आपका क्या हमने पढ़ा था, हॉर्सशू किडनी। हॉर्सशू किडनी में क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। उसके अलावा उसने लिखा हुआ लोकली एडवांस सर्वाइकल कैंसर, कि अगर एक फीमेल है, उसका सर्विक्स का कैंसर हुआ है और वो सर्विक्स का कैंसर उसके यूरिथ्रा तक फैल गया, तो उसको क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। लेकिन इसमें जो करने वाली बात है वो पहली सिर्फ लाइन है, वो ये है कि इसमें जो आपका पेल्विस है वो डिस्टेंड कर जाता है और डायलेट कर जाता है, बाकी को आप छोड़ दें, उसमें कोई खास अहम बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कैंसर के सारे अपना अपना आंसर बता रहे हैं, मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, काइंडली आप उसको देख लें, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा और आपको भी कंफर्म हो जाएगा। तो कोई बंदा मुझे बता दे, डॉक्टर अदनान ने बताया है कि डेथ के हवाले से सबसे ज्यादा प्रोस्टेट है, देन लंग्स है और देन कोलोन कैंसर है, डेथ के लिहाज से मेल्स में। ठीक है, मेल्स में। और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है और मेल्स में प्रोस्टेट प्रोस्टेट कैंसर है डेथ के लिहाज से। ओके, हम आगे चलते हैं। खैर छोड़ो कैंसर को, हम आगे चलते हैं। और अब इस आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी हमारे पास टाइम है 25 मिनट, और 25 मिनट में हम इसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं और हम एक इसको इनकॉन्टिनेंस भी कर लेते हैं। तो अब आप के लिए ना, ये आप अपने नोट्स निकालें या अपने कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इसका ट्रीटमेंट लिखना स्टार्ट करें कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या करता है, माशाल्लाह आप डॉक्टर बन गए हैं, किर्गिस्तान से आपने 1-1.5 करोड़ रुपया लगा के आप इमरजेंसी में बैठे हैं और आपको आती आती जाती चीजें। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको आता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। ठीक है, तो आपके पास एक मरीज आ जाता है किडनी स्टोन का और आप इमरजेंसी में बैठे हैं और वो आपके सामने रो रहा है, ठीक है, बार बार रोई जा रहा है, क्योंकि इसकी ना पेन बहुत शदीद होती है। फिर आप उसको ट्रीट कैसे करोगे, तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये मैंने याद की थी अपने लिए, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ। इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम किस तरह देखेंगे। तो इसकी प्रिस्क्रिप्शन हम किस तरह देखेंगे, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने उसको लगाना है, अगर उसको बहुत स्वेयर पेन है ना, अगर उसको बहुत स्वेयर पेन है, तो आपने उसको एडमिट करना है और उसकी ना ऑक्सीजन वगैरह चेक करनी है। अगर उसकी ऑक्सीजन वगैरह नॉर्मल है, तो फिर आपने उसको पहला जो इंजेक्शन लगाना है वो किसका लगाना है, दैट इज योर, बहुत मशहूर जमाना है, दैट इज योर इंजेक्शन, इंजेक्शन टोराडोल। ठीक है, इंजेक्शन टोराडोल, टोराडोल। ठीक है, अपने लिए क्यों याद की, अपने लिए डॉक्टर जोहा, अपने लिए मैंने अपने लिए याद नहीं थी, कि मैंने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करनी थी, उसके लिए मैंने याद की थी। मैंने काफी ज्यादा ट्रीटमेंट याद किए थे ताकि मैं हॉस्पिटल में ओपीडी वगैरह लगा सकूं। अच्छा, हम आते हैं इंजेक्शन टोराडोल। इंजेक्शन टोराडोल, इंजेक्शन टोराडोल में क्या होता है, इंजेक्शन टोराडोल क्या है, इसमें एक जो ड्रग होती है, डेट इज योर कीटोरोलेक। और अगर आपने फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो कीटोरोलेक जब भी लफ्ज आता है, इसको हम यूज करते हैं वेरी स्वेयर पेन। जब भी स्वेयर पेन होगी ना किसी बंदे को, तो आपने चुप करके उसको इंजेक्शन टोराडोल लगा देना है। टोराडोल उसका ब्रांड नेम है और उसमें ड्रग होती है कीटोरोलेक। लेकिन ये कितना आता है, ये 30 mg का होता है, ये 30 मिलीग्राम का होता है। लेकिन आपने उस जो पूरी जो आप, अगर आप इमरजेंसी में बैठे होगे ना, तो आपने पूरी प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी होती है, आपने इंजेक्शन लिखना है, इंजेक्शन टोराडोल उसका ब्रांड नेम है, आप ड्रग नेम चाहे ना भी लिखे कोई बात नहीं है, और 30 mg उसकी डोज है। 30 mg क्या है, उसकी डोज है। 30 mg के बाद आपने क्या लिखना है, इन 4 मिलीलीटर, इन 4 मिलीलीटर नॉर्मल सलाइन। मतलब कि आप जब आप उसको लिखोगे तो क्या होगा कि आपने नर्स क्या करेगी, 4 मिलीलीटर नॉर्मल सलाइन में इस इंजेक्शन को मिला के देगी। लेकिन उसके आगे आपने क्या लिखना है, उसके आगे आपने लिखना है आईवी, कि आपने कौन से रूट से देना है, आईवी रूट से देना है। लेकिन उसके आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है स्टैट। स्टैट, तो अगर आपने हॉस्पिटल प्रैक्टिस किया तो आपको स्टैट का लाजमी पता होगा। स्टैट का मतलब क्या होता है, स्टैट का मतलब होता है कि जितनी आपने डोज उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी है, उतनी ही नर्स उसको लगाएगी, फौरन लगाएगी। मतलब कि अगर आपने 30 मिलीग्राम लिखी है, तो नर्स उसको 30 ही लगाएगी, आधी नहीं लगाएगी। तो स्टैट का मतलब होता है कि जितनी डोज आपने रिकमेंड की है उतनी ही लगाएगी। तो इमरजेंसी में आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर ने लिखा होता है इंजेक्शन डिक्लोफेनिक आईवी स्टैट, इंजेक्शन टोराडोल 30 mg इन 4 मिलीलीटर नॉर्मल सलाइन आईवी स्टैट। स्टैट का मतलब क्या होता है, स्टैट का मतलब होता है कि जितनी अमाउंट आपने रिकमेंड की है उसको आपने फौरन लगाना है। डॉक्टर मारिया पूछ रहे हैं ये जरूरी होता है, यस ये जरूरी होता है। अगर हम स्टैट नहीं ना लिखेंगे, तो नर्स क्या करेगी, नर्स उसको आधा लगा सकती है, या नर्स उसकी पूरी डोज नहीं लगा सकती, या फिर नर्स को समझ नहीं आएगी कि इसको कितनी डोज देनी है। तो स्टैट का मतलब ये होता है कि जब भी इंजेक्शन पेशेंट के पास आ जाए, आपने फौरन लगाना है, इमरजेंसी में लगाना है, और स्टैट लगाना है, सारे का सारा लगाना है, जितना भी उसमें है सारा लगाना है। ओके,
लेकिन आप कहते हैं कि यार मैंने उसको इंजेक्शन टोराडोल तो दिया लेकिन उसको आराम नहीं आया, लेकिन तो क्या मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ? मैं कहता हूँ नहीं, आप अच्छे डॉक्टर हो, आप एक और इंजेक्शन लगाओ। अगर आपको क्या है, बहुत स्वेयर पेन है, ठीक है, आपको क्या है, बहुत स्वेयर पेन है, मतलब वो बहुत रोर है, ठीक है, स्वेयर पेन है। अगर आपको क्या है, स्वेयर पेन है, या आपका जो मरीज है वो कीटोरोलेक्स से ठीक नहीं होता, तो आप एक और इंजेक्शन लगा सकते हो जिसका जो कि बड़ा ही मशहूर है, मैंने काफी दफा ये यूज भी करवाया लोगों को। दैट इज योर ट्रामाडोल, ठीक है, दैट इज योर ट्रामाडोल। इसका ब्रांड नेम है ट्रामोल, ठीक है, ट्रामोल, ठीक है, ट्रामोल। और इसकी इसकी जो ड्रग है, दैट इज योर ट्रामाडोल, ठीक है, ट्रामाडोल, इसका आपने नाम सुना होगा, ट्रामाडोल। ये ना काफी स्वेयर पेन के लिए हम यूज करते हैं। और ये कितना होता है, ये आपका होता है जी 100 mg होता है, 100 mg इन 100 mg इन 100 mg इन 2 मिलीलीटर होता है, आई थिंक 2 मिलीलीटर होता है, 2 मिलीलीटर होता है 100 mg। और ये भी आपने ये किस में लगाना है, ये आपने लगाना है 8 मिलीलीटर, नहीं ये नहीं, ये बस जितना भी आपको इंजेक्शन होगा ना, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जितना इंजेक्शन होगा उसको आपने लगा देना है। उसके अलावा अगर आपके पास ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो एक और इंजेक्शन होता है जिसका नाम है किन्स, ठीक है, इंजेक्शन किन्स, ये बड़ा मशहूर है। ये भी, ये जितने भी मैं आपको सारे ब्रांड नेम बता रहा हूँ ना, ये बड़े मशहूर हैं। इंजेक्शन KINZ, किन्स, ठीक है, इंजेक्शन किन्स। इसमें क्या होता है, नेल ब्यूफिन होता है, इसमें क्या होता है, नेल ब्यूफिन, ठीक है, नेल ब्यूफिन, इसको हम फार्मा में पढ़ेंगे, ये ना आपकी वो है एंटी एनल्जेसिक है, नेल ब्यूफिन है, ठीक है। किधर गया, नेल ब्यूफिन, नेल ब्यूफिन, ठीक है, नेल ब्यूफिन होती है। और ये कितनी होती है, इसकी डोज भी लिख लें, 10 mg/ml, ठीक है, इसकी जो डोज आपने लगानी है वो कितनी लगानी है, 10 mg/ml। लेकिन लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ ना ये जो नेल ब्यूफिन है ना, इसका एक साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि इससे ना जो मरीज होता है वो फौरन उल्टियां करना शुरू कर देता है। तो उस उल्टियों को ठीक करने के लिए आपने क्या देना है, उसके साथ एक और इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, उसके साथ एक और इंजेक्शन लगाना है। और वो बहुत, मैं आपको 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ, दैट इज योर ग्रेविनेट, ठीक है, इंजेक्शन ग्रेविनेट, इंजेक्शन ग्रेविनेट। और इंजेक्शन ग्रेविनेट आपने उसके ग्रेविनेट के आगे हमेशा लिखना होता है स्लो, ये आपने स्लो लगाना होता है, स्लो आईवी, ठीक है, स्लो आईवी लगाना होता है। और इसके आगे लिखना है आपने स्टैट, ठीक है, स्टैट, मतलब जितनी आपने डोज, इन सब के जितने मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ ना, इन सब के आगे स्टैट लिखना है, ठीक है, इन सब के आगे आपने क्या लिखना है, स्टैट लिखना है। अब मैंने आपको 3-4 इंजेक्शन बताए हैं। एक आपका होता है जी टोराडोल, ये बहुत मशहूर है टोराडोल, ठीक है, आपने नाम इसका लाजमी सुना होगा, टोराडोल। टोराडोल नहीं मिलता तो आपने कहना ट्रामोल, ट्रामोल भी नहीं मिलता तो आपने कहना किन्स, किन्स। किन्स के साथ एक मसला यह है कि ये वॉमिटिंग कराता है, तो वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए आपने उसके साथ ग्रेविनेट लाजमी देना होता है, लेकिन ये आपने स्लो आईवी देना होता है, ठीक है, स्लो आईवी देना होता है। अलीमुद्दीन पूछ रहे हैं डिक्लोफेनिक भी दे सकते हैं, इसमें हम नेप्रोक्सिन भी दे सकते हैं, डिक्लोफेनिक भी दे सकते हैं। लेकिन ये स्वेयर पेन है, तो जो हमारी स्वेयर पेन होती है ना, वो हमारे एनसेड से ठीक नहीं होती, इसके लिए ना हमें कीटोरोलेक्स यूज करनी पड़ती है। ये जो पथरी होती है ना गुर्दों की, ये बड़ी शदीद पेन होती है, कभी आपको हुई हो तो शायद आपको पता हो, ठीक है। तो इसको हम एनसेड से हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, किन्स लगा के फिर बाद में ग्रेविनेट देना है, नहीं नहीं। इन दोनों को ना ये देखो, ये नर्सिंग स्टाफ का काम होता है कि कौन सा इंजेक्शन कैसे कैसे देना है, लेकिन ये इन दोनों इंजेक्शन को आपने मिला के देना होता है, ठीक है, इन दोनों इंजेक्शन को आपने मिला के देना होता है, अलग अलग नहीं आप देना। दो सुइयां नहीं चबोनी, सिर्फ एक ही काफी है, ठीक है, एक ही उसमें आपने इंजेक्शन करना है और उसमें दोनों ड्रग्स चली जाएंगी, ठीक हो गया। लेकिन लेकिन इसके साथ ये जितने भी इंजेक्शन मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे क्या हैं, दे ऑल आर एनल्जेसिक्स, ठीक है, दे ऑल आर एनल्जेसिक्स। ये क्या है, एनल्जेसिक्स हैं, ये पेन किलर हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने ना उसको में ना डायलेशन करवानी है, मतलब उसके ना स्मूथ मसल रिलैक्स करवाने हैं, क्योंकि उसमें ना वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है और उसको पेन ज्यादा होती है। तो शाबाश, मैंने आपको एक दवाई बताई थी कि अगर आपके पेट में दर्द हो तो आपने क्या यूज करना है, जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। कोई एनी वन बता सकता है कि पेट में दर्द हो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने पेशेंट को वो दे देना। यस, डॉक्टर हनान हमें सही बता रहे हैं कि हमने क्या देना है, हमने नोस्पा देना है। तो अब जो पेशेंट है वो तो बेचारा इमरजेंसी में आया हुआ है, तो इमरजेंसी को ठीक करने के लिए आप इंजेक्शन दोगे। अब आप टैबलेट की तरफ नहीं जाओगे, आप उसको दोगे इंजेक्शन फॉर्म में नोस्पा। इसके डोज भी लिख लें, नोस्पा आप दोगे इन 100 मिलीलीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ नॉर्मल नॉर्मल स्लाइन। इसकी मुझे डोज भूल गई है इसकी नोस्पा की, तो आप इसके डोज देख लेना, ये कितने मिलीग्राम है, कितने 100 मिलीलीटर ऑफ नॉर्मल स्लाइन। और ये भी आपने किस रूट से देना है, आईवी देना है, नॉर्मल आईवी देना है, किस में देना है, स्टैट में देना है, ठीक है, आईवी स्टैट, आईवी स्टैट, आईवी स्टैट। इसमें क्या होता है, इसमें ड्रोटावरीन होता है। ड्रोटावरीन क्या करता है, ड्रोटावरीन एक आपका ना स्मूथ मसल रिलैक्सर है। तो उससे जो पेशेंट होगा, ये जो पूरा ट्रीटमेंट है, इंशाल्लाह अगर आपको ये चीजें आती हैं तो इंशाल्लाह आप अपने पेशेंट को इंशाल्लाह इंशाल्लाह
ठीक कर लोगे। लेकिन जो शिफा होती है ना, वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। आपने सिर्फ उसको मेडिसिन देनी होती है। शिफा हमेशा अल्लाह ताला देता है। तो आप पेशेंट को हमेशा मेडिसिन दे के आपने उसके लिए दुआ भी करनी होती है कि अल्लाह ताला मेरे हाथ में शिफा पैदा करना। ठीक है। तो कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बड़े अजीब से डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो मेडिसिन देते हैं तो वह अजीब सी मेडिसिन देते हैं, लेकिन शिफा आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं, बड़ी टेक्निकल दवाइयां देते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं आता। तो शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है, आपकी आपका काम सिर्फ कोशिश है। ठीक है। तो आपने अपनी कोशिश फुल करनी है। और कोशिश आप कैसे कर सकते हो? बेहतरीन से बेहतर, बेहतर से बेहतर सीख सकते हो। अच्छा आपका नॉलेज होगा तो आपकी कोशिश बेटर होगी। लेकिन अगर आपको आता जाता ही कुछ नहीं है, तो फिर समझ लें कि फिर बेड़ा पार है। ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो अच्छा पढ़ें ताकि आपके मरीज आपके हाथों से ठीक हो सके, ना कि वो कब्र में पहुंच जाए। ठीक है। तो अच्छा पढ़ें ताकि लोग आपको दुआएं दें। ठीक है। ना कि बददुआओं में याद रखें। खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अब आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको तीन फाइंडिंग्स बताऊंगा और आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। टॉपिक का नाम है जी, टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है। यूरिनरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है? देखो, इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब होता है? इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि हमारा कंट्रोल ही नहीं रहा। ठीक है। डॉक्टर जोहा, अगर मैं एंड पे आपको ना रीड करवा देता हूँ, मतलब टाइम मिलता है ना, तो मैं आपको लास्ट में रीड करवा देता हूँ। अच्छा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो यूरिन है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है। आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब इसके जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा ना, इसको आपने कोशिश करनी है कि उर्दू में लिख लें। अगर आप उर्दू में नहीं लिख सकते, अगर आप अपने आप को बहुत आइंस्टाइन मानते हैं, तो आप इसको कम से कम याद कर देना कि आपको इसके क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। देखो, सबसे पहला आपके पास एक शकील आएगा। ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? एक शकील आएगा। बल्कि शकील नहीं, हम शकीला लेके आते हैं। शकील तो हमने पढ़ लिया। अब हम शकीला लेके आते हैं। अब्डोमिनल पेन के लिए कौन सी ड्रग थी? अब्डोमिनल पेन के लिए नोस्पा। ठीक है। नोस्पा, उसकी ड्रग है ड्रोटावरीन। ड्रोटावरीन होती है। अच्छा, अब आपके पास एक मरीज आई है जिसका नाम है शकीला। ठीक है। उसका क्या नाम है? शकीला नाम है। ठीक है। शकीला नाम है जी। अब हम पढ़ने लगे हैं, क्या पढ़ने लगे हैं? सबसे पहला है जी आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसको ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब आपके पास एक शकीला आई है माशाल्लाह। और वो क्या है? वो शकीला कितनी है? 45 साल की है। ठीक है। 45 साल की क्या आपके पास एक शकीला आई है, लेडी आई है, खतून आई है, वो मरीज है आपकी। अब आपको क्या हुआ? आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। वो आपको कंप्लेन क्या क्या करती है? वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं ना जब फैमिली गैदरिंग में, जब मेरी फैमिली गैदरिंग होती है, तो जब मैं ऊंचा ऊंचा हंसती हूँ ना, जब मैं ऊंचा ऊंचा हंसती हूँ, तो मेरा पेशाब निकल जाता है, मतलब मेरे यूरिन निकल जाता है। या फिर क्या होता है? जब मैं खांसी करती हूँ या मैं स्नीजिंग करती हूँ, तो मेरा क्या निकल जाता है? मेरा यूरिन निकल जाता है। या फिर क्या होता है? कि जब जब मैं वेट लिफ्टिंग करूं, कोई मैं चीज को उठाऊं, तो मुझे क्या आता है? मेरा यूरिन निकल जाता है। तो मुझे कोई मसला, मुझे कोई इसका हल बताएं। मैं इसको लिख देता हूँ। देखो, एक्सेसिव लाफिंग। ठीक है। एक्सेसिव लाफिंग, मैं अगर बहुत ज्यादा हंसती हूँ, तो क्या होता है? इसमें एक वर्ड है, मतलब चूंकि मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, तो मैंने एक बुक पे वर्ड पढ़ा था कि जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ना, इसके जो मरीज होते हैं, वो आपसे ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब, जब मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ, या फिर जब मैं स्नीजिंग करती हूँ, या फिर क्या करती हूँ, मैं स्नीज करती हूँ। ठीक है। जब मैं छींकती हूँ, या फिर मुझे जब खांसी आती है, तो जो मेरा अंडरवेयर है वो वेट हो जाता है। ठीक है। ये बुक की वर्डिंग बता रहा हूं मैं, अपने से कोई बात नहीं बता रहा। जो मेरा अंडरवेयर है वो वेट हो जाता है ड्यू टू यूरिनेशन। तो उसको आपने क्या कहना है? उसको क्या है? उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। उसको क्या है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। मतलब कि जरा सा स्ट्रेस आता है और उसका यूरिन निकल जाता है, उसका जो अंडरवेयर है वो वेट हो जाता है। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपसे पूछी जा सकती है यूएसएमएलई में। ठीक है। तो थोड़ा सा ओपन हो गई है, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। अच्छा, एक्सेसिव लाफिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें आपके पास ये होगा कि यूनिलैटरल, इसमें क्या होगा? हाँ, इसमें एक जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा? ये देख लें इसको। यूनिलैटरल। ठीक है। यूनिलैटरल हाइपर मोबिलिटी। ठीक है। यूनिलैटरल हाइपर हाइपर मोबिलिटी। ठीक है। हाइपर मोबिलिटी, जो आपका यूरिन है, जो आपका ब्लैडर है, ठीक है, जो आपका ब्लैडर है वो हाइपर मोबाइल हो जाएगा। या फिर इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी। या फिर क्या हो सकता है? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक स्फिंक्टर के, जो आपके स्फिंक्टर्स हैं, जो आपके यूरिन को कंट्रोल करते हैं, उसकी क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। तो ये दो फाइंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ये बात इतनी अहम नहीं है। जो बात अब मैं बताने लगा हूँ वो बहुत अहम है। वो क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि अगर एक खतून है, मतलब आपने इर्द गिर्द देखा होगा कि 40 से 50 साल की जो खतून होती है, जो लेडीज होती हैं,
ये आपसे अक्सर ये शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब मैं ना थोड़ा सा कोई काम करती हूँ, या थोड़ा सा मैं फैमिली गैदरिंग में हंसती हूँ, तो क्या होता है मेरी यूरिनेशन हो जाती है। तो इसकी मुझे कोई इसकी क्या वजह है? तो आप जब उससे पूछते हैं कि माशाल्लाह बीबी आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहती है डॉक्टर साहब बस 8 ही हैं, या माशाल्लाह 10 हैं। ठीक है, फिर आप पूछते हैं कि अच्छा सारे सी सेक्शन से हुए थे या सारे नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी से हुए थे? तो वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, सारे के सारे कब हुए थे? सारे के सारे कैसे हुए थे? नॉर्मल नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से हुए थे। ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ये बहुत अहम बात है, अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लेना। ठीक है, देखो जब क्या होता है माशाल्लाह, अगर किसी बंदी के क्या है 7-8 बच्चे हैं, वैसे तो ज्यादा बच्चे पैदा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा बच्चों वाली औरत को पसंद फरमाया है। क्यों? ताकि उम्मत में इजाफा हो। ठीक है, अच्छा जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, अगर उसकी बार बार नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो उससे क्या होता है, जो उसके जो पेल्विक मसल्स हैं, जो उसके क्या है पेल्विक मसल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे उसकी जब वो मतलब थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस आता है, तो क्या आ जाता है, उसकी यूरिनेशन हो जाती है। उससे क्या हो जाती है, यूरिनेशन हो जाती है। तो इसमें जो आप क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन इस तरह आएगा कि एक्सेसिव लाफिंग, स्नीजिंग और कफिंग से अगर किसी मरीज को क्या हो रही है, यूरिनेशन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो इसमें इसमें उसने लिखा भी हुआ है कि अगर आपका इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें हम जो टेस्ट करते हैं, डेट इज योर ब्लैडर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ब्लैडर टेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव ब्लैडर टेस्ट क्या होता है, हम ना ब्लैडर को थोड़ा सा छेड़ते हैं। ब्लैडर को कैसे छेड़ते हैं, हम मरीज को कहते हैं आप खांसी करें। ठीक है, हम मरीज को क्या कहते हैं, आप कफ कफ करें। या फिर हम क्या कहते हैं, हम उसमें करते हैं वल सलवा मनूवर। और वल सलवा मनूवर, अब मैं दोबारा इसको नहीं समझा सकता, मैंने आपको सीवीएस में बड़े डिटेल में समझाया था कि वल सलवा मनूवर क्या होता है। तो अगर आप क्या करते हैं, वल सलवा मनूवर करते हैं, या आप क्या करते हैं, कफ करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे अगर उसकी यूरिनेशन होती है, इससे क्या होती है, इससे अगर उसकी यूरिनेशन होती है, तो क्या होगा कि आप उसको क्या है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। तो इसको हम कहते हैं ब्लैडर पॉजिटिव टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैडर पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। और इसमें इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, वो सबसे अहम है इसमें वजाइनल डिलीवरी, कि अगर वो खतून है और उसके काफी ज्यादा वजाइनल डिलीवरीज हो चुकी हैं, तो उसके जो पेल्विक मसल है वो वीक हो जाएंगे, तो उसे उसको क्या हो सकता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। और ये होता है, अपने इर्द गिर्द देखना, काफी औरतों को ये मसला होता है। ओके, उसके अलावा इसमें क्या होता है, ओबेसिटी। ठीक है, मोटापा। ठीक है, मोटापा भी हो सकता है। ठीक है, मोटापा। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, प्रोस्टेटिक सर्जरी। अगर मेल बंदा है, तो उसमें उसने अगर उसमें कोई प्रोस्टेट की सर्जरी करवाई है, तो उससे भी उसको क्या हो सकता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत मशहूर एक्सरसाइज है, दैट इज योर कीगल एक्सरसाइज। तो कीगल एक्सरसाइज में इधर तो आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कीगल एक्सरसाइज की टेक्निक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो कीगल एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, आपको लाजमी करनी चाहिए। अगर आप कीगल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपने आपने उसको वो उसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया है यार, उठक बैठक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, स्क्वाट्स। हमने उसको कहना है, आपने स्क्वाट्स लगवाने हैं। ठीक है, स्क्वाट्स। तो स्क्वाट से भी बहुत अच्छा ये होता है। ठीक हो गया। सर ब्लैडर टेस्ट का दोबारा बता दें। ब्लैडर टेस्ट में मैंने ये बताया है कि आप मरीज को कहोगे कि भाईजान आप खांसी करें, और उसको हम करेंगे वलसलवा मनूवर। वलसलवा मनूवर एक पूरा प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, नाक को बंद करते हैं और बाहर सांस निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हम अबडोमिनल प्रेशर बढ़ाते हैं। तो जब अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो आपका अगर जो मरीज है उसको यूरिनेशन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। ठीक हो गया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। ठीक हो गया, तो ये इसमें सिंपल सी बातें हैं। अगर वो कीगल एक्सरसाइज नहीं करता, तो आपने कहना कि आपने भाईजान रोज से 10 से 15 स्क्वाट्स लगाने हैं। ठीक है, स्क्वाट्स लगवाने, स्क्वाट्स को देसी जुबान में कहते हैं उठक बैठक। ठीक है, उठक बैठक। ओके, हम आगे चलते हैं। और आपने कहना कि भाईजान अपने जरा वेट पे भी कंट्रोल करें, अपना वेट लॉस भी कम करें, थोड़ा सा खाना पीना कम करें। ठीक हो गया। ओके, ये हो गया जी आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मरीज आपके पास कैसे आएगा कि डॉक्टर साहब, वो मोस्टली ना लेडी को आपको प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं जब फैमिली गैदरिंग में जाती हूँ, तो क्या होता है कि मैं एक्सेसिवली वहां पे, क्योंकि फैमिली गैदरिंग है तो बंदा काफी खुल के हंसता है, तो जब मैं हंसती हूँ तो मेरा अंडरवेयर क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। या फिर क्या होता है, मुझे यूरिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपको आएगा क्वेश्चन, तो आपने इसको ध्यान से कर लेना है, गलत नहीं करना, वरना मेरी आपको बदवा लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया, तो आप अगर गलत करोगे तो फिर मेरी बदवाएं तो बनती है ना। खैर, हम आगे चलते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस का क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में अब क्या होगा, शकीला को तो हमने ठीक कर लिया बाय बाय कीगल एक्सरसाइजेस और वेट लॉस। लेकिन अब हमारा क्या रह गया, शकील रह गया। ठीक है, तो आपके पास एक शकील आता है। ठीक है, आपके पास क्या आता है, शकील आता है, और शकील की उम्र कितनी है, 9 साल।
ठीक है, शकील कितना है, 9 साल का है। अब वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मसला क्या है, मुझे ये मसला है कि मुझे क्या मसला है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि जो आपका ये अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है ना, इसमें मसला क्या आता है। देखो, इसमें मसला ये होता है कि आपका जो डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी हो जाती है। फर्ज करो कि दिस इज योर ब्लैडर, ठीक है, ये क्या है, ब्लैडर है। तो जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये इसके ना इर्द गिर्द एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं डेट्रूजर मसल। ये इस तरह होता है डेट्रूजर मसल। जब डेट्रूजर मसल हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उससे क्या होता है, हमारी यूरिनेशन होती है। लेकिन कुछ वजह से, हम वजह पे नहीं जा रहे, इसमें क्या होता है, डिट्रूजर एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। डिट्रूजर एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। डिट्रूजर एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब ये जो शकील है, ये क्या कहता है, ये शकील ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या होता है कि मुझे ना थोड़ा सा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है। मतलब कि मुझे ना एक मिनट में इसको समझाता हूँ। हाँ, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है, मुझे ना मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है। लेकिन अभी मैं वॉशरूम की तरफ जा ही रहा होता हूँ, तो रास्ते में ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। दोबारा सुने, हंसना नहीं है। देखो, मुझे क्या आता है, मुझे ना तलब फील होती है, ठीक है, मुझे इसकी अर्ज फील होती है, किसकी, यूरिनेशन की। लेकिन अभी मैं वॉशरूम के रास्ते में ही होता हूँ, अभी मैं जा ही रहा होता हूँ, तो रास्ते में क्या हो जाता है, मेरी पैंट गीली हो जाती है, मेरी पैंट क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, कि अर्जेंट, मतलब कि जैसे ही रिफ्लेक्स आया, फौरन क्या हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है, इन यूरिनेशन हो जाती है। तो ये जो शकील है, 9 साल का नहीं, इसको ना आप कर लें 20 साल का, ठीक है, ये 20 साल का है। ये क्या कहता है, कि ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही वॉशरूम की तरफ जा रहा होता हूँ, तो रास्ते में क्या हो जाती है, पैंट गीली हो जाती है। इसको हम देखते हैं क्यों होती है। इसमें डिफ्यूजर एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह क्या है, उस वजह पे नहीं हम जा रहे। हम कह रहे हैं कि इसमें डिफ्यूजर एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, जैसे ही पीछे से रिफ्लेक्स आएगा, जैसे ही ब्रेन आपका मैसेज भेजेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो यूरिन है वो लीक हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और आपका ब्लैडर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे आपको क्या आ जाएगी, यूरिनेशन होगी। तो इसमें उसने ये एक लाइन लिखी हुई है, लीक विद अर्ज टू वाइड इमीडिएटली, ठीक है। आपका जो यूरिन है वो लीक करेगा, और आपको फॉरन यूरिनेशन की ना अर्ज फील होगी। कई दफा फील होता है, आ रहा है, जाके आता ही नहीं। अच्छा, ओके, हम आगे चलते हैं। अब ये जो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है ना, आपने याद रखना है कि जो आपके यूटीआईज के पेशेंट होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो मरीज होते हैं, उनमें अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उनमें अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस की काफी ज्यादा एसोसिएशन होती है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं कि भाईजान, सबसे पहले आपने क्या करना है, कीगल एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कीगल एक्सरसाइज की टेक्निक्स आपको गूगल पे ज्यादा अच्छे से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कीगल एक्सरसाइज वो नहीं कर सकता, वो बड़ा निकम्मा है, तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे भाईजान आपने क्या करने हैं, स्क्वाट्स करने हैं, ठीक है, आपने स्क्वाट्स करवाने, उठक बैठक करनी है। ओके, हम आगे चलते हैं। लेकिन आपने क्या कहना है, कि आपने उसको कहना है टाइम डिवाइडिंग, कि भाईजान आपने ना टाइम डिवाइडिंग किया करनी है। टाइम डिवाइडिंग का मतलब क्या है, टाइम डिवाइडिंग का मतलब ये है कि देखो, जब भी उसको अर्ज फील हो ना, उसने कंट्रोल करना है खुद को, उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। जब भी उसको मिक्चुरेशन की क्या हो, उसकी अर्ज फील हो, तो उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसके अपने इर्द गिर्द उसने डिस्ट्रैक्ट करना है। या फिर उसने क्या करना है, उसने उसको रिलैक्सिंग टेक्निक्स खानी है, डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स खानी है। और आपने कहना है टाइम डिवाइडिंग। टाइम डिवाइडिंग का मतलब ये है कि आपने एक खास टाइम रखना है, कि आपने सिर्फ इस टाइम पे, इस स्पेसिफिक टाइम पे ही आपने यूरिनेशन करनी है, वॉशरूम यूज करना है, वैसे आपने यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये कोई खास इतनी टेक्निक नहीं है। इसमें जो अहम बात है वो ये है, कीगल एक्सरसाइज है, ठीक है, कीगल एक्सरसाइज। और इसका जो क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन इस तरह आता है कि मरीज आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे एक अर्ज फील होती है, और मैं जब वॉशरूम की तरफ जा ही रहा होता हूँ, तो रास्ते में क्या आ जाती है, पैंट गीली हो जाती है, और मेरा यूरिन क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कि यार हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसकी मुझे 2 ड्रग्स आती हैं, उसको आप सीख लें। 2 ड्रग्स ये आती हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। वैसे टीएक्स का मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, मैं रोज गलत लिख देता हूँ, लेकिन आपको समझ आ जाती है, खैर है। टीएक्स का मतलब ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम इसको एक तो कीगल एक्सरसाइज करेंगे, और इसको थोड़ा सा गाइड वगैरह करेंगे। लेकिन हम ना इसको एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स देंगे, ठीक है, एंटी मुस्कुरिनिक ड्रग्स, एंटी मुस्कुरिनिक ड्रग्स। एंटी मुस्कुरिनिक ड्रग्स क्या करती हैं, ये आपके ना डिट्रूजर मसल को इनहिबिट कर देती हैं। जो डिट्रूजर मसल क्या हुआ है, बड़ा शेर जवान हो गया है, बड़ा ओवर एक्टिव हुआ पड़ा है, उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती हैं। जब डिट्रूजर मसल क्या होगा, इनहिबिट होगा, तो क्या होगा, आपको मिक्चुरेशन नहीं होगी। और उसमें 2 ड्रग्स आती हैं, डेट इज योर, बहुत मशहूर है जमाना, डेट इज योर ऑक्सी ब्यूटिनिन, ठीक है, ऑक्सी ब्यूटिनिन, ऑक्सी ब्यूटिनिन। और इसका ब्रांड नेम भी लिख लें, जो ऑक्सी ब्यूटिनिन है, इसका ब्रांड नेम होता है टैब, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। टैब यूरोब्यूटिन, ठीक है, यूरोब्यूटिन, टैब यूरोब्यूटिन 5 mg, ये 5 mg में अवेलेबल है, टैब यूरोब्यूटिन।
और इसको हमने देना है टीडी में, ठीक है, जो मरीज होगा उसको हमने टीडी में देना है। लेकिन आप इसके अलावा आप एक और ड्रग दे सकते हो जो कि बड़ी मशहूर है, दैट इज योर मीरा बैग्रोन, ठीक है, मीरा बैग्रोन, इसको हम पढ़ेंगे उसमें फार्माकोलॉजी में। इसका जो ब्रांड नेम भी लिख लें, इसका ब्रांड नेम होता है मीरा बैट, ठीक है, टैब मीरा बैट, ठीक है, टैब मीरा बैट। और इसकी डोज होती है 25 भी होती है, ये 25 में भी अवेलेबल है और 50 mg में भी अवेलेबल है, ठीक है। और इसको आपने ओडी में देना है, इसको आपने टीडी में नहीं देना, इसको सिर्फ आपने एक एक दफा देना है। और अगर वो बंदा क्या है, बहुत स्वेर हो जाता है, ठीक है, अगर मतलब उसको बहुत ज्यादा मसला हो जाता है इसका अर्जेंसी का, कि वो उसका काफी ज्यादा यूरिन लीक हो रहा है, तो इसके साथ आप एक बहुत बहुत मशहूर है, आपने इसका नाम लाजमी सुना होगा, दैट इज योर टमसालुसिन, ठीक है। टमसालुसिन एक ड्रग का नाम है, आपने लाजमी इसका सुना होगा, बड़ी मशहूर ड्रग है। इसका ब्रांड नेम है, इसकी टैबलेट लिख ले, टैब टेम टेमसोलिन, ठीक है, टेमसोलिन, पाकिस्तान में ये काफी ज्यादा अवेलेबल है, टैब टेमसोलिन 0.4 mg, ये बहुत छोटी डोज में होता है, 0.4 mg, बहुत छोटी सी गोली होती है। और इसको भी आपने ओडी में देना है, ठीक है, इसको आपने इन कॉम्बिनेशन देना है। ये जो आपकी ये टेमसालुसिन है ना, इसको और इन दोनों को आपने मिला के देना है, ठीक है, मीराबेट और टेमसोलुसिन को मिला के देना है। अगर वो स्वेर है तो आपने इसको मिला के देना है, ठीक हो गया। उसके अलावा डॉक्टर काशिफ ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, एक्सीडेंटल नर्व डैमेज कॉज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसको कैसे ट्रीट करना होगा। तो जो अगर आपकी नर्व डैमेज हो जाती है तो उसको हम दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो अभी हम आते हैं, पुडेंटल नर्व पे भी आते हैं, ठीक है। वो अभी हम आते हैं, बस एक मिनट थोड़ा वेट करें। पहले मुझे बताएं कि अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस की समझ आ गई है कि क्वेश्चन किस तरह आता है और उसको आप ट्रीट कैसे करोगे, शाबाश, जल्दी बताएं। हमारी अर्जेंसी भी हो गई और आगे है जी आपका ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के बाद में हम क्या कहते हैं, हमारे आपके पास एक शकील और आ गया, ठीक है, आपके पास एक क्या आ गया, एक और शकील आ गया है, और वो कितना है, वो फर्ज करने 30 साल का, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मसला क्या है कि जब मैं वॉशरूम जाता हूँ तो वहां मुझे यूरिन नहीं आता, ठीक है, वहां पे मुझे ना यूरिन बड़ा जल जल के आता है और मुझे यूरिन नहीं आता। लेकिन उसके बाद ना मेरा यूरिन क्या करता है, लीक करता रहता है, ठीक है। देख दोबारा सुने, जब मैं वॉशरूम जाता हूँ जब मैं वॉशरूम जाता हूँ तो क्या होता है, जो मुझे यूरिन नहीं आता, सही तरह नहीं आता, कम आता है, ओलिगोयूरिया है। लेकिन उसके बाद ना मेरा यूरिन लीक करता रहता है, ठीक है, मेरा यूरिन बार बार मेरी पैंट में गीली हो जाती है। तो मेरा कोई हल निकालें। तो आपने अपने माइंड में किसका डायग्नोस बनाना है, आपने डायग्नोस बनाना है ओवरफ्लो का, ठीक है, आपने किसका डायग्नोस बनाना है, ओवरफ्लो का, ठीक है, ओवरफ्लो का डायग्नोस बनाना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका डेट्रूजर मसल है इसकी अंडर एक्टिविटी होगी, ठीक है, अंडर एक्टिविटी होगी। अब ये जो आपसे ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं जब वॉशरूम जाता हूँ तो मुझे यूरिन नहीं आता, लेकिन जब बाद में मेरा यूरिन लीक होता रहता है, तो आपने पूछना है कि यार क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कभी कभी आपको कोई आरटीए हुआ है? आरटीए का मतलब है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इमरजेंसी में हम आरटीए लिखते हैं, ठीक है, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है, कभी आपको कमर पे चोट लगी है? तो वो कहेगा हाँ मुझे ना 6 महीने पहले ना मेरा एक बाइक से मैं गिर गया था, तो मुझे ना मसला हो गया था। इसका मैं क्वेश्चन भी है कि बाइक से एक पेशेंट गिरा और उसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा। तो आपने उस पर गैस करना है कि आपने फिर उसके ना और टेस्ट करने हैं, स्पाइनल कोड वगैरह चेक करनी है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ना स्पाइनल कोड इंजरी मिलेगी। अगर एक बंदा है और उसका बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और उसको क्या है, स्पाइनल कोड इंजरी है, ठीक है, स्पाइनल कोड इंजरी है, और उसको क्या है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, तो आपने अपने जेहन में बना लेना है कि इसकी जो प्यूडेंटल नर्व है, जो इसकी क्या है, प्यूडेंटल नर्व वो डैमेज हो चुकी है। प्यूडेंटल नर्व क्या है, डैमेज हो चुकी है, जिससे क्या है कि जो इसका डिट्रोजर मसल है वो क्या है, अंडर एक्टिव है, ठीक है, वो क्या है, अंडर एक्टिव है, ठीक है, अंडर एक्टिव। तो आई होप के डॉक्टर काशिफ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऐसा हो गया कि अंडर एक्टिव है, ठीक है, अंडर एक्टिव है। अब आप क्या कर सकते हो कि यार अब ना आपने इस लीकेज को रोकना है। तो आपने कुछ ऐसी ड्रग देनी है जिससे हम इस डिट्रूजर मसल की क्या कर सके, इस डिट्रूजर मसल की एक्टिविटी को बढ़ा सके। तो इस ये जो हम इसको नर्व को नहीं ठीक कर सकते, नर्व को हम ठीक नहीं कर सकते बाय मेडिसिन, लेकिन हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। देखो इसमें एक तो वजह इसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इसके अलावा इसमें डायबिटीज मेलिटस है। इसमें क्या है, डायबिटीज मेलिटस है। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस में आपका पोलीयूरिया होता है, आपको यूरिन बार बार आ रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इनका इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फर्ज करो ये आपका क्या है, दिस इज योर ब्लैडर। अब क्या होता है कि आपका जो डिट्रूजर मसल है वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा,
तो जब आपको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है, जब आपको अर्ज फील होती है, तो आप यूरिन निकालते हो लेकिन कम यूरिन निकालते हो, ठीक है, लो यूरिन, ठीक है, आप यूरिन बाहर निकालते हो लेकिन कम निकालते हो। लेकिन उसके बाद आपका पीछे किडनी तो यूरिन बनाई जा रही है, तो देखो आपका जो ब्लैडर होगा वो सही तरह खाली नहीं होगा। जब ब्लैडर खाली नहीं होगा तो पीछे से तो यूरिन आ रहा है, तो जो ब्लैडर है वो बहुत ज्यादा भर जाएगा। जब ब्लैडर बहुत ज्यादा भर जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो लीक करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। और इसमें जो मरीज होता है वो आपको क्या कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मेरा 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, और क्या हुआ था, मैं जब वॉशरूम यूज करता हूँ तो मुझे यूरिन कम आता है, लेकिन उसके बाद मेरा यूरिन कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, लीक करता रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि भाईजान जो हमारा पसंदीदा डॉक्टर मारिया कह रही है कि आपको शकील बहुत पसंद है, तो शकील और शकीला मुझे दोनों ही पसंद है क्योंकि ये मेरे अपने बनाए गए पेशेंट है। तो शकील क्या है, शकील को क्या है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, शकील को क्या है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। क्यों है, क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से उसकी पेडेंटल नर्व वगैरह डैमेज हो चुकी है, और उसका डिट्रूजर मसल काम नहीं कर रहा, और उसका जो अंडर एक्टिव है, और उसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। लेकिन इसको आप ट्रीट कैसे करोगे, तो इसको आप ट्रीट कैसे करोगे, चूंकि इसका ब्लैडर बहुत ज्यादा भर चुका है, चूंकि इसका ब्लैडर बहुत ज्यादा भर चुका है, तो आप इसको क्या करोगे, कैथेटराइजेशन, ठीक है, कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको क्या करोगे, आप उसमें कैथेटर पास करोगे, और क्या करोगे, आप उसकी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह को रिलीव करोगे। फर्ज करो उसको अगर बीपीएच है, ठीक है, बीपीएच में हम क्या करते हैं, हम अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर अभी हमने पढ़ा है। अल्फा ब्लॉकर अभी मैंने आपको एक ड्रग बताई है, उसका ब्रांड नेम भी बताया, कि मुझे बता सकता है, यस, हेयर इज द आंसर। डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट यार, मैं आपसे बिल्कुल राजी हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। जो अल्फा ब्लॉकर है, इसमें बहुत मशहूर ड्रग है, डेट इज योर टेम्सोलोसिन, ठीक है, टेम्सोलोसिन, ठीक है। तो हम ये जो बीपीएच में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है ना, उसके लिए हम ये दवाई यूज करते हैं, ये वाली, ये जो मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ, टैब टेमसोलिन 0.4 mg, ठीक है, इट इज अल्फा अल्फा ब्लॉकर। और ये क्या करती है, आपके बीपीएच के जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक हो गया। तो ये आपके, दिस इज ऑल अबाउट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस।